आज हम पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिलती है, जो हमारी नीड को या हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करती है, वो चाहे नेचर से मिलती हो, चाहे वो ह्यूमंस से मिलती हो, चाहे जानवरों से मिलती हो, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर मिलती हो, वो सब चीज़ें कही जाती हैं रिसोर्सेज। बेसिकली हम जो भी चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सब क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन बीइंग जो हैं, यानी हम लोग जो हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं नेचर पर, टेक्नोलॉजी पर और इंस्टीट्यूशन पर, मतलब तीनों पर आपस में। इसमें से कोई एक भी हिस्सा अगर आप हटा देते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशन हटा देते हैं तो नेचर और टेक्नोलॉजी पर आपकी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी हटा देते हैं तो आपकी नेचर और इंस्टीट्यूशंस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। यानी ये तीनों चीज़ें मिलकर ही ह्यूमन बीइंग्स की नीड को सेटिस्फाई करती हैं। हम क्या करते हैं? नेचर से इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी टेक्नोलॉजी से हम नेचर से जो चीज़ें हैं उनको और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और बेहतर करते हैं, और अपने इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिनमें हम एक से दूसरी चीज़ें सिखाते भी हैं और उन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और इस सब से क्या होता है? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ वही रिसोर्सेज हैं, बल्कि हम खुद भी एक रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, या हम ही हैं जो उन चीज़ों को एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा आकार देते हैं अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज़ अ रिसोर्स। हम जो है वो मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं। तो समझ गए यहाँ तक सब इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि रिसोर्स क्या है? जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जो भी चीज़ है वो रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है इन 4 टाइप्स में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के हिसाब से। बायोटिक और अबायोटिक, इनके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस ऐसे ही देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि वन वर्ड में हमेशा ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस तरह वन वर्ड वाले आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉजिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड ये 2 हैं, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन कौन से हैं? बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज। बहुत सिंपल है। बायोटिक रिसोर्सेज बस जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, ठीक है। ये सब क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स के कंपोज्ड होने से मिलते हैं, यानी जब नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कंपोज होकर गल सड़ जाती हैं, जब जो मिलते हैं, या टूट जाती हैं तब जो मिलते हैं, रॉक्स एंड मेटल्स, ठीक है। तो ये हो गए अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉजिबिलिटी, यानी कितने दिन में ये ख़त्म हो जाएंगी, उस बेसिस पर 2 तरह की रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन्हें कहते हैं जो रिन्यूड की जा सकती हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से, यानी उनको रिन्यू किया जा सकता है या तो फिजिकल मेथड के ज़रिए, या केमिकल मेथड के ज़रिए, या मैकेनिकल मेथड के ज़रिए, उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और इसको एक और क्या कहते हैं? रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और अगर ये बनेंगे तो इनमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में, ठीक है। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पर किस तरह की रिसोर्सेज हमारे पास? तो कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी हैं जो इंडिविजुअली ओन की गई हैं, कुछ कम्युनिटी, पूरी एक कम्युनिटी ने ओन की हुई हैं, कुछ नेशनल रिसोर्सेज हैं और कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। तो इनको भी समझ लेते हैं अच्छे से। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, यानी किसी एक इंडिविजुअल की
अंडर होती हैं ये रिसोर्सेज, या किसी एक इंसान का, किसी एक पर्सन का इन पर जो है वो कब्ज़ा होता है, इस तरह के रिसोर्सेज। जैसे विलेज में कुछ लोगों के पास लैंड होती है लेकिन कुछ लैंडलेस भी होते हैं, तो उनके पास यानी जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, जो भी उनके पास उनकी चीज़ें हैं, वो उनकी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो वो इंडिविजुअली ओन्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक। और अर्बन पीपल यानी जो शहरों में रहते हैं लोग, उनके पास प्लॉट्स होते हैं, कुछ के पास हाउसेस होते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है, दुकान मकान, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आती हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? जिन पर किसी एक का हक ना होकर बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर का या इलाके के लोगों का हक होता है। जैसे गाँवों में हम देखते हैं ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बरियल ग्राउंड्स यानी जहाँ पर मुर्दों को दफनाया या जलाया जाता है। दूसरा विलेज पॉन्ड्स, ठीक है। इनमें किसी एक आदमी का हक नहीं होता बल्कि पूरे विलेज का, पूरे गांव का हक होता है। और इसी तरह शहरों में देखते हैं पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स और प्लेग्राउंड्स। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कौन सी हैं? टेक्निकली जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी जो अभी हमने देखी इंडिविजुअल या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एक हिसाब से अगर हम देखें तो ये सभी रिसोर्सेज जो हैं वो नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। यानी ये जो नेशन है उसकी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमारी गवर्नमेंट को इनकी ज़रूरत हो तो उनके पास लीगल पावर होती है कि वो हमारी प्राइवेट जो एक्वायर जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसको पब्लिक गुड्स के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है। जैसे बहुत सी बार आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़ा ज़मीन का इलाका जो है वो किसी का रोड में चला जाता है, किसी का रेलवेज़ में चला जाता है, ठीक है। तो अगर नेशन को ज़रूरत है तो प्राइवेटली ओन्ड जो रिसोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो ले सकती है। तो टेक्निकली सारी जो रिसोर्सेज हैं वो कौन सी हैं? नेशनल रिसोर्सेज। मगर जो पब्लिक की भलाई के लिए या लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है उसको बेसिकली कहेंगे नेशनल रिसोर्सेज। जैसे रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवेज़ हैं, ये जो हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की नहीं होती बल्कि ये नेशन की रिसोर्स होती है, पूरी नेशनल रिसोर्स होती है जिस पर सबका हक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक इंडिविजुअल या एक कम्युनिटी ओन्ड नहीं करती, बल्कि वो इंटरनेशनली कोई भी कंट्री इस्तेमाल कर सकती है मगर सबकी परमिशन के बाद। तो जैसे 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ का जो पानी है या वहाँ के जो पानी के नीचे के रिसोर्सेज हैं वो सब इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं मगर अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया, या फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे हम कि उस इलाके में अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुई है जो उन रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी रिसोर्सेज कौन सी होती हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे राजस्थान और गुजरात का इलाका है, यहाँ पर विंड और सोलर एनर्जी को हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर क्योंकि जिन इलाकों में ये रिसोर्सेज अच्छी हैं वहाँ के इलाके जो है वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, अभी वहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं ला पाए हैं हम। तो ऐसी रिसोर्सेज क्या होती हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसी हैं जो जिनको सर्वे किया जा चुका है, जिनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है और उनको यूटिलाइज भी किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, और उनको अलग अलग तरह से बांटा हुआ है कि कुछ जो हैं वो क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं, क्वांटिटी में कम है, कुछ जो है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, क्वालिटी में बहुत कम है, तो उनको उनके हिसाब से यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हुई डेवलप्ड रिसोर्सेज। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक में ऐसे रिसोर्सेज या मटेरियल्स आते हैं जो पोटेंशियली ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनका इस्तेमाल कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज स्टॉक में आती हैं, ठीक है। जैसे खारा पानी है, मान लीजिए सॉल्टी वाटर जो होता है, तो पानी किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको उस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो स्टॉक रिसोर्सेज में आती हैं। नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व ऐसी रिसोर्सेज हैं जिसको आप कह सकते हैं कि ये स्टॉक का ही एक हिस्सा है, जिनको हमें मालूम है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है या कब इस्तेमाल करना है, मगर अभी हमने उनका इस्तेमाल स्टार्ट नहीं किया है, और इसलिए भी नहीं किया है कि हो सकता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स हमारी ज़्यादा हों और फ्यूचर में हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो।
या फ्यूचर जनरेशन के लिए वो हमने रिज़र्व किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज हैं रिज़र्व रिसोर्सेज। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी रिसोर्सेज अच्छे से समझ आ गई होंगी अलग अलग बेसिस पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना। तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग क्या, हम ही लोग कहिए, हम लोग जो है वो रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी जिससे हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो रिसोर्सेज के बुरी तरह के इस्तेमाल करने से हमें किन किन परेशानियों को देखना पड़ सकता है। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल कुछ ही लोग कर पाते हैं और दूसरे लोगों को वो मिल भी नहीं पाती। दूसरा कि रिसोर्सेज को कुछ ही हाथों में देना, उसके बदले में क्या होगा, सोसाइटी जो है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, कुछ जिनके पास हैं और कुछ जिनके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रिच और पुअर, आप यही देख सकते हैं, यही कह सकते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज को इस तरह एक्सप्लॉइट करना या इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करना, इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, यानी एक ही रिसोर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है, ओजोन लेयर के ख़राब होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, और लैंड डिग्रेडेशन है। ये सब चीज़ें तो हमें अभी देखने को मिल रही हैं, लेकिन अगर हमने ये जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है ये इसी तरह कंटिन्यू रखा तो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सजेशन होना चाहिए। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी कंट्री में वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, बहुत आसान है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारा इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, यानी हम डेवलपमेंट भी करते रहें और जो हमारे नेचर का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब ना हो, वो ख़राब ना हो। इस तरह के डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए बहुत सारी सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत की हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं इसके लिए, ताकि जो हर कंट्री है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो गेन करे। इसका ही एक एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, रियो द जेनेरियो अर्थ समिट। ये समिट जो है वो जून 1992 में हुई थी, जिसमें 100 से भी ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट ने मीटिंग की थी जेनेरियो में, जो ब्राज़ील में है। इसको कहा जाता है फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। इसका क्या मोटो था या इसकी क्या मेन कॉज थी, इस समिट को करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमारा इन्वायरमेंट इतनी तेज़ी से ख़राब हो रहा है उसको किस तरह सुधारा जाए ग्लोबल लेवल पर। इसमें दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों के लीडर्स ने हिस्सा लिया था और एक डिक्लेरेशन तय हुआ था ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस रियो कन्वेंशन में जो है 2 बातें की गई थी, एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की और एक एजेंडा 21 की। इन दोनों का एक ही मकसद था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजेंडा 21 क्या था ये आप देख लेंगे। जितने भी वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने 1992 में एक डिक्लेरेशन साइन किया। कहाँ पर, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये डिक्लेरेशन साइन हुआ इस चीज़ के लिए, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नहीं, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक मुल्क ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे और बाकी जो है वो इसी तरह रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहें, बल्कि हमें पूरे ग्लोबल लेवल पर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। इस एजेंडा 21 के बहुत सारे जो है मकसद थे, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज को ख़त्म करें, पॉवर्टी को ख़त्म करें, जो डिज़ीज़ हैं उनको ख़त्म करें, यानी ऐसे भी जो ग्लोबल तौर पर कॉमन इंटरेस्ट हैं सारे ही देशों के, उनको जो है वो मिलजुल कर सॉल्व करें और उसका कोई एक बेहतर पहलू तलाश करें। इस एजेंडा 21 का मेन ऑब्जेक्टिव आप ये कह सकते हैं कि हर देश को अपना एक एजेंडा 21 रखना चाहिए एट लोकल लेवल, ताकि हम रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल कर सकें और ये रिसोर्सेज जो हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहें। तो रिसोर्सेज के अच्छे से इस्तेमाल के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज प्लानिंग होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज प्लानिंग जो है वो
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज जैसा भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं मगर क्वांटिटी में कम है। कुछ रिसोर्सेज क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं मगर क्वालिटी बहुत ही घटिया है उनकी। तो इनकी प्लानिंग उनके हिसाब से होनी चाहिए। और जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज में, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की रिसोर्सेज पाई जाती हैं। कुछ रीजन में कुछ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं मगर कुछ रीजन्स में वही रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। तो इसको एक बैलेंस्ड जो है प्लानिंग की ज़रूरत है, नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स पर। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में किस तरह रिसोर्स की प्लानिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें कि किस किस तरह की रिसोर्स हैं हमारे पास पूरे रीजन में, पूरी कंट्री में। सर्वे करें, मैपिंग करें, उनको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के हिसाब से अलग अलग करें, यानी क्वालिटी के हिसाब से रिसोर्सेज और क्वांटिटी के हिसाब से रिसोर्सेज। और फिर इन रिसोर्सेज को मीजर करें, यानी कितनी रिसोर्सेज किस काम के लिए हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस तरह की प्लानिंग से जो है वो हम अपने डेवलपमेंट को जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम इस तरह की प्लानिंग स्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए होगी, स्किल्स भी चाहिए होंगे, इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए होंगे, तभी जो है ये प्लानिंग हमारी जो है डेवलपमेंट में काम आ सकती है हमारे। और ये सब मेजर्स करने के बाद क्या करना चाहिए हमें, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। यानी जो हमारा रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है या रिसोर्स को जो हम प्लानिंग से इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका जो हमने अप्रोप्रिएट तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट के साथ कितना पॉजिटिव वे में जा रहा है या नहीं। तो यहाँ तक तो हो गई प्लानिंग की बात, यानी हमें जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को बचाना। रिसोर्सेज को बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फ्यूचर जनरेशन की तो बात बहुत देर में आएगी, बल्कि हम ही कुछ चीज़ों के लिए तरसने लगेंगे अगर हम इसी तरह रिसोर्सेज को अपनी एक्सप्लॉइट करते रहें। क्योंकि इर्रेशनल जो कंजप्शन होता है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। जैसा शुरू में हमने इंट्रो में पढ़ा था ना कि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर। तो इसी तरह जो है वो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हम आज रिसोर्सेज का बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हमें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारी रिसोर्सेज हमारे पास पूरी तरह से ख़त्म हो गए। फ्यूचर जनरेशन की तो बात बहुत देर में आएगी, हमारे लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगी। ये आपकी बुक में बड़े ही फेमस कोट दिया हुआ है गांधी जी का कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, यानी सबकी ज़रूरत के लिए तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं मगर सबके लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। तो लालच की तो कोई इंतहा ही नहीं होती। इसीलिए बार बार जो है दुनिया भर की सरकारें जो हैं इस चीज़ पर ध्यान दे रही हैं कि हम जो हैं डेवलपमेंट सस्टेनेबल करें, हमारी रिसोर्सेज का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ना करें। यहाँ तक तो बात हो गई सभी तरह की रिसोर्सेज की। अब एक स्पेसिफिक तौर पर हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की, यानी ऐसी रिसोर्सेज जो हमें ज़मीन से मिलती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो सभी हमें ज़मीन से मिलती हैं, क्योंकि लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे हमें नेचुरल वेजिटेशन भी मिलती है, वाइल्ड लाइफ इसी से है, ह्यूमन लाइफ इसी से है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी ज़मीन पर होती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर चीज़ जो है वो हम ज़मीन का ही इस्तेमाल करके लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्या हुई, लैंड रिसोर्सेज। इंडिया में जो है वो बहुत तरह की ज़मीन है, जैसे बहुत सी जगह माउंटेन हैं, बहुत सी जगह प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, सैंडी एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में लैंड रिसोर्सेज की, जिनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि किस किस तरह के लैंड हमारे पास हैं। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, यानी इन सब चीज़ों के लिए लैंड इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेस्ट के लिए कुछ लैंड हमारे पास है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जिसमें आते हैं बैरन और वेस्टलैंड। वेस्टलैंड मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, यानी वो बिल्कुल वेस्ट लैंड हैं, बिल्कुल जिनको कहते हैं कि बंजर ज़मीनें। कुछ ऐसे इलाके हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आते हैं, जैसे बिल्डिंग, रोड्स, रेलवेज़, ये सब चीज़ें।
तीसरी तरह का लैंड है हमारे पास अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। आते हैं परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड, यानी जो चरागाहें होती हैं, यानी जानवरों की चरने की जगह है। दूसरा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स और ग्रोव्स, यानी ऐसी जो जगह हैं जहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे उगे हुए हैं और वो इस्तेमाल में भी आते हैं, कोई एक तरह के पेड़ पौधे नहीं हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन होती है ऐसी, तो उनको हम एक प्रॉपर किसी क्रॉप की कल्टीवेशन में नहीं गिन सकते। और दूसरा कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी ऐसा वेस्टलैंड जिसको जो है जानकर छोड़ा जाता है अनकल्टिवेटेड, ताकि उसकी जो है फर्टिलिटी दोबारा आ सके। 5 एग्रीकल्चरल ईयर तक उसको छोड़ा जाता है। तो ये तीनों टाइप के लैंड किस में आते हैं? अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। फोर्थ है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मतलब ऐसे लैंड जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा रही, उनमें ऐसे आते हैं जिनमें कल्टीवेशन एक या एक से ज़्यादा साल नहीं हो सकती एग्रीकल्चरल ईयर में, वही फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए। और दूसरा ऐसे फैलो लैंड्स जिन पर 1 से लेकर 5 साल तक एग्रीकल्चरल ईयर्स तक जो है वो कोई खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, ठीक है। और पांचवी तरह के आते हैं नेट सोन एरिया, यानी वो एरिया जो पूरे एग्रीकल्चरल ईयर में उगाया जाता है या जिस पर हम जो है वो खेती करते हैं पूरी साल, ऐसा एरिया, इसको कहा जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। तो ये 5 तरह के लैंड हो गए, इसको अच्छे से याद रखिएगा कौन कौन से हैं। फॉरेस्ट, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तीसरा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, चौथा फैलो लैंड्स और पांचवा नेट सोन एरिया। तो ये तो हमने देख लिए लैंड टाइप्स। अब देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन, यानी लैंड किस तरह डिग्रेड होता है और उसको बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए अच्छाई ही नहीं बल्कि बहुत सारी बुराइयां भी लेकर आती है, जैसे डिग्रेडेशन होना लैंड का, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारी ज़मीन जो है वो हर साल ख़राब होती है और ये जो है हमारे नेचुरल साइकिल को जो है वो अफेक्ट करती है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, ये भी लैंड को बहुत बुरी तरह से डिग्रेड करती हैं, यानी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। जो भी माइनिंग साइट होती हैं अगर वो बहुत दिन तक खाली रहें और उनके कंप्लीट होने के बाद वो ऐसी खाली छूट जाती हैं तो वो ज़मीन के नीचे बहुत डीप स्कार्स बना देती हैं, जिससे ओवरबर्डनिंग का ख़तरा रहता है, यानी लैंडस्लाइड वगैरह होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो लैंड डिग्रेडेशन के हैं। और लैंड डिग्रेडेशन जो है वो सिर्फ माइनिंग करने से या डिफॉरेस्टेशन करने से ही नहीं होता, बल्कि जो फैक्ट्रीज से निकला धुआं है, जो फिल्टर्ड हुआ केमिकल का पानी है, वो सब जब नदी के पानी में छोड़ा जाता है तो वो पानी जो मिट्टी जज़्ब कर लेती है, उससे भी लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, जिस पर ना तो खेती बाड़ी की जा सकती है और ना ही और कोई काम किया जा सकता है। तो लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, शेल्टर बेल्ट बनाना, ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल करना, जो सैंड ड्यून्स वाले इलाके होते हैं उन पर थॉर्नी बुशेस को उगाना, जिससे इस मेथड से जो है वो लैंड डिग्रेडेशन जो है कम होता है। प्रॉपर मैनेजमेंट करना वेस्ट लैंड का, माइनिंग पर कंट्रोल करना, जो भी इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स हैं उसका डिस्चार्ज और डिस्पोजल जो है वो प्रॉपर तरीके से करना, उसको पानी में या ज़मीन पर ना छोड़ना केमिकल वाटर को, जिससे वो डिग्रेड ना हो। यानी ऐसे बहुत सारे हज़ारों तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, तो ये हमें करने चाहिए, वरना जो हमारा नेट सोन एरिया है वो और ज़्यादा घटता जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो लैंड के बाद आपका सबसे पहले आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। यहाँ से आपका चैप्टर ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा इजी है। सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और बहुत सारे फैक्टर्स पर जो है वो निर्भर करती है। इसीलिए हम ये देखेंगे कि हमारी पूरी कंट्री में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। कुछ नेचुरल फोर्सेस जो हैं वो ऐसी हैं, जैसे टेम्परेचर का चेंज होना, रनिंग वाटर का चेंज होना, हवाओं का बदलना, ग्लेशियर्स का पिघलना, डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी, इनसे जो है वो फॉर्मेशन सॉइल की जो है वो चेंज हो जाती है या सॉइल फॉर्मेशन में जो है वो बदलाव लाते हैं, ठीक है। सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं। सॉइल का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। 6 तरह की सॉइल है। सबसे पहली है एल्यूवियल सॉइल, जिसमें आती है खादर और बांगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि खादर और बांगर में डिफरेंस बताइए। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, रेड और येलो सॉइल, लेटरेट सॉइल, एरिड सॉइल और
फॉरेस्ट सॉइल। एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी सॉइल कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है एल्यूवियल सॉइल। हमारा जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स का इलाका है वहाँ एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले मौजूद होती है। एल्यूवियल सॉइल की एजेस के हिसाब से इसको दो जगह डिवाइड किया गया है। एक ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जिसको भांगर कहा जाता है और दूसरी न्यू एल्यूवियल सॉइल जिसको खादर कहा जाता है। तो भांगर जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है कंकर की और नोड्यूल्स की, यानी ये मिट्टी मोटी होती है भांगर जो होती है। और खादर के पार्टिकल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और खादर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल भी होती है, यानी ये बारीक और फर्टाइल होती है, ये मोटी कंकड़ वाली और कम फर्टाइल होती है। ठीक है। एल्यूवियल सॉइल में पोटैश, फास्फोरिक एसिड, लाइम ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो शुगर केन, पैडी, वीट और बहुत सारी दालों और अनाज को उगने के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए जितने भी एल्यूवियल सॉइल वाले इलाके हैं हमारी पूरी कंट्री में वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर खेतीबाड़ी की जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ये कलर में ब्लैक होती है और इसको रेगड़ मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं बहुत सी बार। ब्लैक सॉइल जो है वो पूरे डेक्कन ट्रैप वाले हमारे रीजन में पाई जाती है, जितना भी नॉर्थ वेस्ट वाला डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज यानी जो ज्वालामुखी होते हैं उनका जो लावा होता है उससे ये बनी होती है ब्लैक सॉइल। तो जिस जिस इलाके में वो अच्छे पाए जाते हैं वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है। ब्लैक सॉइल के जो पार्टिकल हैं वो एक्सट्रीमली फाइन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लेई मटेरियल होता है ये, और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल में मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम ये सब बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल जो है वो ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्रिस्टल वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बारीक और चमकीले होते हैं। जो हमारा ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न का जो इलाका है, मिडिल गंगा के जो प्लेन है, यहाँ पर पूरे इलाके में जो है रेड और येलो सॉइल पाई जाती है। इसका जो रेडिश कलर है वो आयरन की डिफ्यूजन की वजह से होता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये येलो कब दिखती है? ये येलो जब दिखती है जब इसको पानी में भिगो दिया जाता है, यानी जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका कलर येलो नज़र आता है। नेक्स्ट है लेटरेट सॉइल। लेटरेट सॉइल जो है वो जहाँ भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पाई जाती है, पूरे वेट और ड्राई सीजन दोनों में। ये बहुत ही चिपचिपी मिट्टी होती है और इसकी इस लीचिंग की वजह होती है हैवी रेन, यानी जब बहुत हैवी बारिश होती है तब ये मिट्टी बनती है लेटरेट सॉइल जो है। लेटरेट सॉइल हमारे यहाँ ज़्यादातर साउथर्न स्टेट जो हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, रीजन ऑफ महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन जगहों पर पाई जाती है। वैसे तो ये इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर अच्छी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए या सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए तो हिली एरियाज़ में ये बहुत ही ज़्यादा काम की है, और ये टी और कॉफ़ी उगाने के बहुत काम आती है ये सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। आई थिंक ये सेकंड लास्ट है। एरिड सॉइल जो है वो रेड और ब्राउन कलर में होती है। ये जनरली सैंडी होती है टेक्सचर में और सलाइन होती है नेचर में। ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर और फास्ट इवेपोरेशन की वजह से इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है और मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। इस मिट्टी का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर कंकर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है नीचे की तरफ। ठीक है। लेकिन प्रॉपर इरिगेशन के बाद इस मिट्टी को जो है वो उपजाऊ बनाया जा सकता है, और जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान का इलाका है वहाँ पर इस मिट्टी में खेतीबाड़ी की जाती है। लास्ट है फॉरेस्ट सॉइल। ये जो है हिली और माउंटेनियस वाले जो एरिया हैं वहाँ पाई जाती है, रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में। ठीक है। इसका जो टेक्सचर है वो अकॉर्डिंग टू माउंटेन चेंज होता रहता है, और माउंटेन पे जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से इसका टेक्सचर जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का पाया जाता है। ज़्यादातर ये लोमी होती है, सिल्टी होती है, और ऊपर की तरफ बहुत ही चिपचिपी होती है। जितने भी स्नो कवर्ड वाले एरियाज़ हैं हिमालय के, इस जगह की फॉरेस्ट सॉइल में बहुत ही कम ह्यूमस होता है, और ये जो सॉइल होती है वो एसिडिक होती है। अब सॉइल की टाइप्स पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक आता है वो सॉइल इरोजन का आता है, यानी सॉइल इरोजन क्यों होता है।
बहुत ज़्यादा इजी है। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी का बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना, वॉश अवे हो जाना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। अगर सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन जो है वो साथ साथ चलते रहें या बैलेंस्ड रहें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और जनरली जो है ये बैलेंस ही रहते हैं जब तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इनमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की जाती, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। इनकी वजह से जो है वो इस बैलेंस में जो है वो कमी आती है, यानी ये डिसबैलेंस हो जाता है इरोजन और फॉर्मेशन का जो वक्त है। और सॉइल इरोजन बढ़ने की वजह से मिट्टी की ऊपरी परत जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है या वॉश अवे हो जाती है, और वो ज़मीन या मिट्टी या इलाका जो है वो खेती बाड़ी के काबिल नहीं रहता। कुछ नेचुरल फोर्सेस भी ऐसी हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जैसे तेज़ हवाओं का चलना, ग्लेशियर का पिघलना, या फ्लड की वजह से पानी जो है वो बहा ले जाता है मिट्टी की ऊपरी सतह को, ठीक है। ऑल्सो सॉइल इरोजन डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग से भी होता है, यानी जो अब नए नए तरीके के पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स आ रहे हैं अच्छी फसल उगाने के लिए, उनसे जो है वो सॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो सॉइल को कंजर्व करने के मेजर्स क्या क्या हैं, 4 तरह के हैं ये। सबसे पहले है कॉन्टोर प्लगिंग। कॉन्टोर प्लगिंग में प्लगिंग जब की जाती है तो लाइंस बनाई जाती हैं जिससे वाटर का जो स्लोप है वो धीमा हो जाता है और पानी के साथ मिट्टी नहीं बहती, उसको कहते हैं कॉन्टोर प्लगिंग। ये जो मैं डिफ़ाइन करती जाऊंगी उसका फ़ोटो जो है वो साइड में आ रहा है, तो आप इस तरह समझ जाएंगे कि किस तरह की जो मेथड है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्टोर प्लगिंग है। दूसरी है टेरेस फार्मिंग, जिनमें जो स्लोप हैं उनमें टेरेस बनाए जाते हैं, यानी स्टेप्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर बहुत तेज़ बारिश आती है या बहुत तेज़ हवा चलती है तो नीचे की तरफ जो है वो मिट्टी बहकर नहीं जाती ऊपर वाले हिस्से से, क्योंकि स्लोप्स पर मिट्टी ईजिली बह जाती है और स्टेप्स पर मिट्टी रुक जाती है, ठीक है। इस तरह की फार्मिंग जो है ये टेरेस फार्मिंग होती है। थर्ड है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है कि बहुत बड़ी फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं और जो असली फसल है उसके बीच में घास को उगने दिया जाता है ऐसे ही, जिसकी वजह से जो विंड फोर्स है वो कम लगती है और सॉइल जो है वो उड़ती नहीं है, यानी जो ऊपर की सतह है मिट्टी की वो उड़ती नहीं है। इस तरह की जो क्रॉपिंग है ये होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। फोर्थ और लास्ट है आपका शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट मतलब प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज, यानी ये आप फोटो में देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो लाइन बनाई हुई है, जिसकी वजह से पानी की जो फोर्स है या विंड फोर्स है वो मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती और मिट्टी जो है ना ही उड़ती है और ना ही बहती है पानी से, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं और उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो पूरे चैप्टर का आपका कंक्लूजन यही है कि जो भी आपके पास है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आने वाली जनरेशन का भी इस पे इतना ही हक है जितना आप लोगों का है। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे पास आज अवेलेबल हैं उनको हमें ध्यान से अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहें। अगर हम इसी तरह हमारी सारी रिसोर्सेज को, वो चाहे लैंड रिसोर्स हो, चाहे वाटर रिसोर्सेज हों, चाहे सॉइल रिसोर्सेज हों, उन सबको अगर हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यहाँ आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हो गया है बोलते बोलते। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे अपनी कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगी आंसर करने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो थैंक यू सो मच।